नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। चंडीगढ़ में स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस की सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुभाष बराला मौजूद रहे। 18 विभागों के साथ ही चर्चा हुई। यमुनानगर में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगावा ने कहा कि सरकार की पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में बीसीए वर्ग को 8% आरक्षण देने के फैसले से समाज की हिस्सेदारी बढ़ेगी। पिछड़ा वर्ग समाज के संगठनों की ओर से 29 नवंबर को हिसार में पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में पिछड़ा वर्ग समाज के लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अभिनंदन करेंगे। रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर वो जिलों का दौरा करेंगे। यमुनानगर पहुंचने पर पिछड़ा वर्ग संगठनों के पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। गोहाना में सरकारी स्कूलों में बच्चे बिना मास्क के पहुंचे। छुट्टियां घोषित होने के बावजूद बच्चे स्कूल आ गए। बच्चों को स्कूल बंद होने की जानकारी नहीं मिली थी। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए सरकार ने 30 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं, जिसकी जानकारी अभिभावकों को नहीं थी, इसलिए उन्होंने बच्चों को स्कूल भेज दिया। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी पर अब 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। पहले जुर्माने की रकम 500 रुपए थी, लेकिन अब पुलिस 2000 रुपए का जुर्माना लगा रही है। मास्क न लगाना, क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 2000 रुपए का चालान होगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। साफ किया कि दिल्ली सरकार किसी भी मार्केट को बंद नहीं करना चाहती। केजरीवाल ने मार्केट एसोसिएशन से अपील की कि वो ये सुनिश्चित करें कि मार्केट में कोई भी बिना मास्क के न मिले और मिलता है तो वो खुद उसे मुफ्त में मास्क उपलब्ध करवाएं। अरविंद केजरीवाल ने सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वो अपने वॉलंटियर्स को बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क बांटने के लिए सड़क पर उतारें। पीएम मोदी ने गांधीनगर के पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संस्थान के पास होने वाले छात्र देश की नई ताकत बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब लोग सवाल उठाते थे कि इस तरीके की यूनिवर्सिटी कितना आगे बढ़ पाएगी, लेकिन यहाँ के छात्रों, प्रोफेसर्स और यहाँ से निकलने वाले प्रोफेशनल्स ने इन सारे सवालों के जवाब दे दिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आप ऐसे समय में इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं जब महामारी के चलते पूरी दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में आज भारत में एनर्जी क्षेत्र में ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट को 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रयास है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना बढ़ा सकेंगे। 15वें G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग सलमान करेंगे। शिखर सम्मेलन को सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास विषय पर आयोजित किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाला यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल होगा। G20 देशों के लीडर्स की ये दूसरे साल की दूसरी बैठक है। इससे पहले मार्च में बैठक हुई थी। इस बार हो रहे शिखर सम्मेलन का फोकस कोरोना महामारी के प्रभावों, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कदमों पर होगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर के नियमों का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की। पाकिस्तान की तरफ से की गई इस गोलीबारी में एक भारतीय जवान भी शहीद हो गया। भारत की तरफ से पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब दिया गया। पिछले हफ्ते भी पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर से लेकर गुरेज सेक्टर के बीच एलओसी पर कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया था। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल प्रगतिशील किसान सुरेंद्र के खेत में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर किसानों का अहित नहीं होने देंगे। सरकार किसानों के पैसे सीधे उनके खातों में भेज रही है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी व पशुपालन और मछली पालन के व्यवसाय को अपनाना होगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले सीजन से सब्जियां व बागवानी की फसलों का बीमा शुरू कर दिया जाएगा ताकि किसान जोखिम से मुक्त हो सके।
किसानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि उत्तम खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को प्रदेश व जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें लाखों रुपए के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सोशल साइट पर दलित समाज के खिलाफ टिप्पणी करने वाले युवक का सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नशे में ऐसी गलती करने और पूरे समाज से माफी मांगने की बात कर रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका में बैठे कैथल के गांव नरन के युवक ने दलित समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था, जिसके बाद समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर उसकी गिरफ्तारी की मांग की थी। सिरसा में रबी फसलों की बिजाई के लिए कृषि विभाग ने लक्ष्य तय किए हैं। इस सीजन में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई होगी, जबकि 62,000 हेक्टेयर सरसों की बिजाई की जाएगी। अब तक 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई की जा चुकी है। गेहूं बिजाई का कार्य अभी भी जारी है। इस तरह सरसों की बिजाई के लिए 62,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। सरसों की बिजाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। कृषि विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि इस बार सिरसा में रबी फसलों की बिजाई के लक्ष्य तय किए जा चुके हैं। पिछले दिनों हुई बरसात फसलों के लिए फायदेमंद रही है। कुरुक्षेत्र में थाने स्तर बीडीपीओ कार्यालय में कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। एक कर्मचारी पॉजिटिव होने के बावजूद अधिकारी लापरवाह नजर आए। बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई और जुर्माना लगाने की पावर पीडीपीओ को दे रखी है। अब तक खंड कार्यालय में लगभग 3 लोगों पर बिना मास्क जुर्माना लगाया गया है, जिससे अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में खुले में शौच से जनता को निजात दिलाने के दावे कागज तक सीमित नजर आ रहे हैं। शहर में लाखों की लागत से बनाए गए ज्यादातर ई टॉयलेट्स बंद हैं। जो खुले हैं उनकी हालत खस्ता है। कुछ ई टॉयलेट में पानी की व्यवस्था नहीं है, तो कुछ में गंदगी का अंबार है। महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं और टेंडर खत्म होने के बाद बोलकर पल्ला झाड़ रहे हैं। नूंह की ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए रखने के लिए ओल्ड तहसील कैंपस में भव्य म्यूजियम बनाया जाएगा। डीसी का कहना है कि अब धान की कमी विकास कार्यों में बाधा नहीं बनेगी। डीसी ने कहा कि जिले में आईटीआर योजना के तहत जितने भी निर्माण कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं या फिर धीमी गति से हो रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाएगी। मेवात मॉडल सोसाइटी मुख्य प्लानिंग बॉडी के रूप में काम करेगी। नूंह में अब लाइसेंस बनने और रिन्यू होने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले करीब 1 दशक से लाइसेंस नहीं बनने और नवीनीकरण नहीं होने की वजह से बेरोजगार हो चुके 40 से 50,000 ड्राइवरों को राहत मिलेगी। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए होने वाली ड्राइवरों की ट्रेनिंग प्रदेश के सभी जिलों से ली जा सकती है। डीसी ने कहा कि चालकों के लाइसेंस न सिर्फ बनाए जाएंगे, बल्कि जिन चालकों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहे थे, उनको भी जल्द से जल्द रिन्यू किया जाएगा। गुरुग्राम में चेन स्नैचरों का आतंक देखने को मिला। एक युवक से 3 अज्ञात बदमाश चेन छीनकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित युवक चेन स्नैचरों से काफी देर तक अपना बचाव करता रहा। बदमाश टैक्सी में सवार होकर आए थे। सोनीपत के बादल ने सिर्फ 14 साल की आयु में अलग अलग क्षेत्रों में जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक स्पर्धाओं में 110 पदक जीते हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी बादल के सपनों को पंख देने के लिए हर मदद करने को तैयार है। बाल संरक्षण अधिकारी का कहना है कि 2 साल की उम्र में बादल को देखभाल केंद्र में छोड़ा गया था। बादल चहुमुखी प्रतिभा का धनी है, जिस पर पूरे संस्थान को गर्व है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने कलायत विश्राम गृह से मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मिशन के तहत देश भर में 2024 तक हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल योजना के जरिए स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए 3.5 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इस अभियान को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल जीवन मिशन के तहत युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। कलायत हलके में पीने के पानी को हर घर में पहुंचाने के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत का काम हो चुका है। 42 करोड़ रुपए के कार्य जल्द शुरू होने वाले हैं। रेहड़ी पर्ची सिस्टम को रद्द करने की मांग को लेकर टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने बस स्टैंड के पास धरना दिया। इस दौरान भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया।
यूनियन नेताओं का कहना है कि वे पिछले करीब 15 से 20 सालों से बस स्टैंड के पास टैक्सी स्टैंड चला रहे हैं, जिसके तहत उनकी तरफ से प्रतिमाह एक तय राशि बस स्टैंड के प्रबंध करने वाले ठेकेदार को दे दी जाती है। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन व्रतियों ने उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया। इसी के साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हो गया। सुबह से ही घाट पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। तो वहीं यमुनानगर में भी छठ बड़े उत्साह से मनाया गया। यमुना किनारे भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, सूर्य को अर्घ्य दिया गया और परिवार की सुख शांति की कामना की गई। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन हुआ। श्रद्धालुओं ने छठी मैया की पूजा अर्चना की। कैथल के एसपी शशांक सावर ने भ्रष्ट एएसआई को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। चीका थाने में तैनात एएसआई रमेश चंद्र का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मामले को रद्द करने के लिए पैसों की मांग करते हुए पकड़ा गया। आरोप यह भी था कि रमेश चंद्र ने शिकायतकर्ता को डराया धमकाया भी था। रमेश चंद्र की धमकियों से डरकर एक गवाह विदेश चला गया था। इसके अलावा आरोप यह भी था कि विभागीय जांच में शामिल न होने के लिए रमेश चंद्र दबाव भी बना रहा था। जांच में दोषी पाए जाने के बाद रमेश चंद्र को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। सब्जियों का हब होने के बाद भी रादौर में कोई स्थायी सब्जी मंडी नहीं है। दूर दराज की मंडियों में किसानों को औने पौने दामों पर सब्जी बेचनी पड़ती है। खासकर महिला किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। महिला किसान ने बताया कि समय की बर्बादी के साथ काफी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में सरकार को रादौर में स्थायी मंडी का निर्माण करवाकर उन्हें राहत देनी चाहिए। सब्जी मंडी के प्रधान ने बताया कि वो लंबे समय से रादौर में सब्जी मंडी बनाए जाने की मांग कर रहे थे, ताकि किसानों को मंडी के अभाव में हो रहे शोषण से निजात मिल सके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले लंबे समय से आरटीओ विभाग को ओवरलोडिंग वाहनों को लेकर आ रही दिक्कत के मद्देनजर सरकार ने सभी 22 जिलों में वेइंग मशीन उपलब्ध करवाई, ताकि ओवरलोडेड वाहन का मौके पर ही वेट करके उस पर जुर्माना किया जा सके। यमुनानगर में भी ये सिस्टम शुरू कर दिया गया है। आरटीए अधिकारी ने बताया कि जिले में अभी तक 85 चालान किए जा चुके हैं, 39 लाख का जुर्माना वसूला जा चुका है। आरटीए अधिकारी ने बताया कि सभी जगहों पर आने वाली ट्रॉली में रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, ताकि दुर्घटनाएं न हो सके। ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के दौरान अधिकारियों की लोकेशन बताने वाले 3 ग्रुप को डिलीट करवाया गया। सिरसा के फुलका गांव में एक महिला बीत जाने के बाद भी महिला का शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें कि माइनर के एक बैग से महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त का काम अभी भी जारी है। पुलिस टीम पंजाब और राजस्थान में भी मृतका की पहचान के प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई। पृथला के फतेहपुर गांव का मवेशी अस्पताल इन दिनों बदहाली के आंसू बहा रहा है। एक तरफ जहां पर मवेशी अस्पताल में गंदगी की भरमार है, तो अस्पताल परिसर की हालत भी दयनीय बनी हुई है। पंचकुला के गांव गणेशपुर में एक आवारा कुत्ते के आतंक से गांव वालों में दहशत का माहौल है। आवारा कुत्ते ने गांव वालों को दूसरे पशुओं से अपना निशाना बनाया। नूंह डिपो परिसर में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर गेट मीटिंग हुई, जिसमें 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर चर्चा की गई। तालमेल कमेटी का कहना है कि सरकार रोडवेज विभाग का निजीकरण कर रही है। सरकार रोडवेज में सरकारी बस लाने की बजाय प्राइवेट बस ठेके पे ला रही है, जिससे रोडवेज प्राइवेट हाथों में चले जाएगी और जनता की सुविधाएं छीन ली जाएंगी। कमेटी ने सरकार से मांग की कि रोडवेज के बेड़े में 14,000 सरकारी बस शामिल की जाएं, जिससे कि प्रदेश के लगभग 1 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और जनता को सस्ती और सुरक्षित सुविधा मिलेगी। नूंह में कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने नशा मुक्त समाज कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। आफताब अहमद ने कहा कि 21 नवंबर से वो सतपुतिया का हुसैनपुर गांव से नशा मुक्त समाज कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आफताब अहमद ने कहा कि कार्यक्रम के लिए उन्होंने चंडीगढ़ में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के निदेशक से मुलाकात की। उन्होंने हर संभव मदद देने की बात कही। सोहना के गांव मोहम्मदपुर गुर्जर में भयंकर आग लग जाने के कारण किसान की करीब 10,000 बाजरे की पुलिया जलकर राख हो गई। किसान ने इन पुलिया को बेचने के लिए इकट्ठा करके रखा हुआ था। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 6 घंटों पर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया।
सोनीपत के कुंडली में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने खुलासा करते हुए युवक और युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कुंडली थाने के अंतर्गत आने वाले मॉल्स में 5 स्पा सेंटरों पर रेड मारी। पुलिस ने स्पा सेंटर पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की तो वहां पर भारी संख्या में लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। 27 युवतियां और 17 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पा सेंटर चलाने वाले 5 मालिकों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 की तलाश अभी भी जारी है। पलवल में आयशर कैंटर के पार्क का झंडा लगाकर चलाने वाले आरोपी को पुलिस कैंटर सहित काबू कर लिया गया है, जबकि आरोपी का दूसरा साथी मौके से अभी भी फरार है। कैंटर में जानवरों की हड्डियां थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा 153B और पशु क्रूरता सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बने वकीलों के चैम्बर में घिसकर एक वकील पर बदमाशों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमलावरों ने वकील शैलेंद्र पर कई बार वार किए। घायल वकील को पास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर वकील पर हमला किया गया था। सोनीपत के जवाहर नगर की रहने वाली महिला को जानवरों की देखभाल करना महंगा पड़ गया। पड़ोस की रहने वाली 3 महिलाओं ने उसे बुरी तरीके से पीटा। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला ने पड़ोस के रहने वाली महिलाओं और पुरुषों पर मारपीट के दौरान छेड़खानी का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना है कि जानवरों की देखभाल करना पड़ोसियों को रास नहीं आ रहा। पानीपत के पूर्व पार्षद आत्महत्या मामले में एसआईटी गठित होने के बाद एडीजीपी संदीप खिरवार के साथ अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया। बता दें कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पूर्व पार्षद के साथी का पता नहीं चल पाया है। पूर्व पार्षद और उसके साथी ने नहर में छलांग लगा दी थी। मामले में संदीप खिरवार ने कहा कि उन्होंने मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया ताकि सारे एंगल्स की जांच की जा सके। जुलाना में चाय पत्ती के सेल्समैन से लुटेरों ने 15,000 रुपए लूट लिए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाउस टू हाउस सर्वे किया जा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच की विमान सेवा को बंद करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सिर्फ विमान सेवा ही नहीं, दोनों राज्यों के बीच जारी रेल सेवा भी रोकी जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार इस विषय में जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच जारी है। एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसे एनसीबी ने अपने घेरे में ले लिया है। अब एनसीबी ने देश की पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह के अंधेरी के घर पर छापा मारा। सिरसा में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की जान चली गई। रानिया बाजार निवासी 48 वर्षीय व्यक्ति की आग्रोहा में मौत हो गई। सिरसा में कोरोना से अब तक 98 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के 81 नए मामले सामने आए, 87 मरीज ठीक हुए हैं। देश में 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 563 लोगों की जान चली गई। 90,50,000 से ज्यादा टोटल केस हैं तो 4,39,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 6,608 नए मामले, 118 लोगों की गई जान, 40,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से 155 मरीजों की एक दिन में जान चली गई। कुल मौत का आंकड़ा 40,511 पार पहुंचा। अब भी 78,272 केस एक्टिव। तमिलनाडु में एक दिन में सामने आए 1,688 नए मामले, अब भी 13,000 से ज्यादा एक्टिव केस और 11,568 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। उत्तर प्रदेश में एक दिन में मिले 2,840 नए मामले, अब तक 4,91,131 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 23,357 केस एक्टिव। राजस्थान में 20,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस, एक दिन में 2,000 से ज्यादा नए सामने आने से मचा हड़कंप। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,37,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 1,221 नए मामले सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 8,59,000 के पार पहुंच गया। 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5,79,00,000 के पार। अब तक 13,77,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई अपनी जान। पूरी दुनिया में 1,64,00,000 के पार कोरोना के केस एक्टिव।
तो वहीं अमेरिका में कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 22 लाख के पार। अब तक 73 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के मामले पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,68,000 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई है। कुल मरीजों की संख्या 60,20,000 के पार। रूस में भी कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा 20,39,000 के पार। अभी 4,53,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 35,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई अपनी जान।